हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के पहले पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में कुछ बातें की थी, जिनमें हमने पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में चर्चा की। अब हम इसके आगे की बातें करेंगे, जिसमें सबसे मुख्य बात है अवस्था परिवर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवस्था परिवर्तन, अवस्था बदलती कैसे। जैसे कि हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है ठोस अवस्था यानी सॉलिड, दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था। अब ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था कैसे बदलती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब ये बात पढ़ेंगे। तो एक एक अवस्था के बारे में चर्चा करते रहेंगे। जैसे कि पहली है ठोस। अब ठोस से द्रव का बदलना। ठोस से द्रव बदलने का मतलब क्या हुआ? गलना। जैसे ठोस है, मान लीजिए बर्फ है, अब बर्फ गल के द्रव बन जाएगी, तो ठोस से द्रव के बदलने को बोलेंगे गलन। तो जिस अवस्था की ओर तीर का निशान होगा वही अवस्था बन रही होगी, यानी कि ठोस तो है ही, अब ठोस से द्रव बन रहा है, तो हमने तीर का निशान द्रव पे किया। जैसे कि अब द्रव से गैस बनेगी। अब द्रव से गैस बनना क्या बोलते हैं? वाष्पन। तो वाष्पन प्रक्रिया। तो वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे गलन या गलना कहते हैं। वायुमंडलीय दाब अवश्य बताएंगे। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ठोस अवस्था वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे गलन कहते हैं। जैसे कि सीधी सी बात, बर्फ का गलना या अन्य बहुत सारी चीजें गल जाती हैं, जैसे घी गलता है, ठोस चीजें बहुत सारी गलती हैं। तो ठोस से द्रव का हो गया। अब द्रव से गैस। तो यहाँ पे हम बर्फ को ही लेकर चल रहे हैं। ये बर्फ से जल बना। अब क्या करेंगे, जब जल को हम गर्म करें, तो जब पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी उबलता है। लेकिन जब 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो वो पानी भाप बनने लगता है, जिसे कहते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। क्योंकि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा तो पानी उबलना शुरू कर देगा और भाप बनने लगेगा। तो वह अवस्था, वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, उसे वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, उसे वाष्पन कहते हैं। तो संभवतः ये 2 प्रक्रियाएं क्लियर हो गई होंगी। अब हम तीसरी प्रक्रिया की बात करते हैं। ये तो हो गया ठोस से द्रव का बनना, लेकिन द्रव से वापस ठोस भी बनता है। तो द्रव से अगर ठोस बन जाए, इसको बोलते हैं हिमीकरण। जैसे कि फ्रिज में पानी डालते हैं, पानी से बर्फ बन जाती है। उदाहरण, वाष्पन को उदाहरण तो बता ही चुके हैं, भाप बनना यानी कि जल से जल वाष्प का बनना। तो वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हिमीकरण कहते हैं। तो क्लियर हुआ? वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाए, द्रव से वापस ठोस बन जाए, उसे हिमीकरण कहते हैं। जैसे कि पानी से बर्फ का बनना। वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर गैस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे संघनन कहते हैं। फिर सुन लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें गैस अवस्था वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे संघनन कहते हैं। जैसे कि ठंडे पानी की बोतल पे देखा होगा कि पानी की बूंदे होती हैं, जो पहले भाप होता है, वही भाप बाद में
पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ओस को देखा होगा, ओस क्या होती है, पहले वो भाप होती है, भाप बाद में जल की बूंदों के रूप में बन जाती है, तो वो संघनन का प्रक्रिया है। तो ये 4 प्रक्रिया हो गई, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, द्रव से गैस और गैस से द्रव। अभी 2 प्रक्रिया और हों, ये तो इनको अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ठोस होता है वो डायरेक्टली गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस द्रव में न बदल के डायरेक्ट गैस बन जाता है। जैसे कपूर, कपूर जलाते हैं तो पिघलता नहीं, डायरेक्ट वो भाप बन जाता है, धुआं बन जाता है, तो कपूर का जलना। ये तो हुआ ठोस से गैस का बनना। अब गैस से वापस ठोस भी बनता है, ये प्रक्रिया, इसे कहते हैं निक्षेपण। वह प्रक्रिया जिसमें गैस अवस्था वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर ऐसे कह सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें गैसीय अवस्था वायुमंडलीय दाब पर बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। यानी कि गैस जो है डायरेक्ट ठोस बन जाती है। इसका उदाहरण पाला पड़ना, जो ठंडी में पाला पड़ता है उसमें क्या होता है कि जो जलवाष्प होता है वो जलवाष्प जल ना बन के डायरेक्ट बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, उसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये 6 प्रक्रिया हो गई। ठोस से द्रव का बनना गलन, द्रव से गैस का बनना वाष्पन, द्रव से ठोस का बनना हिमीकरण, और गैस से द्रव का बनना संघनन, और ठोस से डायरेक्ट गैस का बनना ऊर्ध्वपातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस का बनना निक्षेपण। तो ये अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हो गई। तो इनकी परिभाषाएं तो क्लियर होंगी। अब इनके अलावा कुछ ताप भी होते हैं, जैसे कि एक होता है क्वथनांक, एक होता है हिमांक, एक होता है गलनांक। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वथनांक, क्वथन यानी उबलना। जैसे यहाँ हमने पढ़ा है द्रव से गैस का बनना, जो वाष्पन होता है वो एक प्रकार का क्वथन है, यानी उबलना। तो यहाँ पे उबलता है तभी भाप बनता है। तो द्रव से गैस बनने के लिए क्वथनांक की जरूरत पड़ती है, यानी वह ताप जिस ताप पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाती है, उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी जिसमें द्रव से गैस, ये बात याद रखेंगे कि वह तापमान या वह ताप जिस पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, जल को गर्म कर रहे हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तो वो जो जल है वो गैस बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। तो यही क्वथनांक होता है। अब हिमांक की बात करते हैं। तो जो क्वथनांक है वो क्वथन में वाष्पन, यानी कि क्वथन, क्वथन में काम आया। अब हिमांक हिमीकरण में काम आएगा। इसमें हिमीकरण में क्या हो रहा है, द्रव से ठोस बनना, यानी कि पानी जमकर बर्फ बनना। तो वह ताप जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हिमांक कहते हैं। तो क्लियर हो गया, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे ही हिमांक बोला जाता है। ये 2 ताप क्लियर हो गए। अब बात करते हैं गलनांक, यानी वह तापमान जिस पर ठोस गल जाए, तो गलन। तो गलन के लिए गलनांक की आवश्यकता होती है। तो वह तापमान जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी कि गल जाती है, उसे गलनांक कहते हैं। तो 3 तरह के तापमान याद रखेंगे। क्वथनांक में द्रव से गैस बनता है, हिमांक पर द्रव से ठोस बनता है, और गलनांक पर ठोस से
द्रव बनता है। तो ये जो टॉपिक था ये अवस्था परिवर्तन का टॉपिक हो गया। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, इसी पे बात कर लेते हैं। गुप्त ऊष्मा, अब गुप्त ऊष्मा क्या है? जैसे कि अभी हमने बताया कि जो क्वथन होता है, तो क्वथन में क्या होता है कि जब द्रव गैस बनता है, जैसे कि द्रव है यानी पानी, जल है, अब जल से जलवाष्प बनना है, इसको मिटा ही देते हैं, मिटेगा क्या हमारा, तभी सही रहेगा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त समझते हैं, जो छुपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा की भी हमने बात की कि जो क्वथन होता है, क्वथन में क्या होता है कि जो जल है, जल से जलवाष्प बनता है। तो यहाँ पे क्वथन होती है, क्वथन प्रक्रिया। क्वथन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? क्वथन प्रक्रिया के दौरान जल गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर भाप बनता है, तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो टेम्परेचर है जल से, जल के उबलने का, यानी वह प्रक्रिया जिस पर कोई ताप मतलब जल या कोई द्रव उबल जाता है उसे क्वथन कहते हैं। लेकिन जब क्वथन से आगे बढ़ेगा तो शुरू होता है वाष्पीकरण या वाष्पन। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। यानी जब जल था, जल को जब हमने गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो क्वथन था। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद अब जल क्या होगा? उबलना शुरू होगा। यानी अभी तक, सॉरी उबलना नहीं, भाप बनना शुरू होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जल उबला, तो जब तक उबला वो क्वथन प्रक्रिया। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब जल उबलेगा नहीं, बल्कि जल भाप बनना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसे दिखा दें कि जल उबल रहा है, तो जब तक उबल रहा है वो क्वथन है। लेकिन जब उबलने के बाद वो भाप बनने लगा तो वो वाष्पीकरण है। तो क्वथन के लिए जो ताप था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब यहाँ पे उबलने के लिए अब 100 डिग्री से ऊपर ताप हो रहा, मान लेते हैं कुछ भी, तो कोई भी ताप मान लीजिए, हमने 2 डिग्री सेल्सियस मान लिया, कोई भी मान। तो जो ताप इससे एक्स्ट्रा ताप है, यानी जिस ताप पर वाष्पीकरण शुरू हुआ उसी ताप को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो ये बात क्लियर है कि जब द्रव क्वथित होता है तो वो क्वथन होता है, यानी क्वथित होता है, उबलता है। लेकिन जब वह ताप, जब द्रव का उबलना बंद होकर भाप बनना शुरू हो जाए, यानी वो एक्स्ट्रा जो ताप होता है, वो एक्स्ट्रा ताप जो छुपा हुआ ताप होता है, उसी ताप को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। परिभाषा बताएंगे, वह अतिरिक्त ऊष्मा जो क्वथनांक के बाद पदार्थ की अवस्था को बदलने में काम में आती है, वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस तक में पानी उबलने लगा, लेकिन जैसे 100 डिग्री के बाद का जो टेम्परेचर लगाया, जो उसके बाद तापमान दिया गया, उस तापमान पे अब जल उबलेगा नहीं, बल्कि जल की अवस्था बदलेगी। तो यही जो अवस्था बदलने के लिए जो बाद में टेम्परेचर लगाया जाए 100 के ऊपर, यही टेम्परेचर है गुप्त ऊष्मा। ये क्लियर हो गया? गुप्त ऊष्मा यही होती है जो क्वथन के बाद काम में आती है। अब गुप्त ऊष्मा के प्रकार भी हैं। तो जो गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार है, एक है गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब ये 2 प्रकार इसके अंदर देख लेते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक ठोस है, अब ठोस को हम गर्म कर रहे हैं, तो तुरंत ही नहीं गलेगा, जब कुछ समय तक ठोस गर्म हो रहा है। तो जब तक वो गर्म हो रहा है, यानी उस पर हम क्वथन कर रहे हैं, तो क्वथन तक तो गर्म हो। लेकिन जब क्वथन से आगे बढ़ा, जब वो अब गर्म होने के बाद वो गलने लगा, गलन होने लगा, यानी कि जो ठोस था वो द्रव बनने लगा।
तो यहाँ तक का जो ताप है यानी ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं यानी क्वथन हो रहा है, लेकिन जिस ताप से ठोस ने गर्म होने की बजाय गलना शुरू कर दिया यानी द्रव में बदलना शुरू कर दिया, तो उस ताप को हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। तो वह गुप्त ऊष्मा जो क्वथन के पश्चात ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए काम में आती है, वह गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऐसे ही परिभाषा यहाँ पे वाष्पन है। वाष्पन में क्या है? द्रव है। अब द्रव में क्वथन करेंगे तो क्वथन के दौरान तो द्रव गर्म ही होना, लेकिन जब उसको जरूरत से अधिक गर्म कर, जैसे हमने पानी को डाल दिया था, अब अधिक गर्म करने लगेंगे तो जो द्रव है वो वाष्प बनने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? वाष्पीकरण या वाष्पन होने लगा। तो जिस ताप पर यानी वह ऊष्मा, वह गुप्त ऊष्मा, वह गुप्त ऊष्मा जिस पर क्वथन के पश्चात द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में बदलने लगती है, उस अतिरिक्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा हो गई, यानी कि क्वथन के बाद अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा यूज की जाती है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गलाने के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पित करने के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा हो गई टॉपिक। बाकी वाष्पीकरण वहां पर वाष्पन बता ही दिए हैं, अब एक बार चाहे फिर से देख सकते हैं वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण अलग से आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण समझिए वाष्प होना यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय ताप पर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण क्वथन के पश्चात होता है। जैसे हमने पढ़ा क्वथन, तो क्वथन में क्या हुआ? क्वथन यानी उबलना। जब उबलती है तो क्वथन होता है, लेकिन उबलने के पश्चात जब उसका अवस्था परिवर्तन हो जाए, द्रव से गैस बन जाए, तो वो होता है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण के बहुत उदाहरण जैसे कि मटका। अब गर्मियों में मटके में पानी रखने से पानी ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, क्योंकि मटके में हल्के हल्के छिद्र होते हैं, बहुत महीन होते हैं। तो जो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, तो वाष्पीकरण में जो इसके अंदर की ऊष्मा है, उस ऊष्मा को वाष्पीकरण के अंतर्गत यूज कर लिया जाता है। तो जब अंदर की ऊष्मा समाप्त हो जाती है तो अंदर का जल बिल्कुल ठंडा रहता है। ऐसे और प्रक्रिया है, जैसे कि गर्मी में सूती वस्त्र पहना जाता है टेरिकॉट की तुलना में, तो सूती वस्त्र से शरीर में ठंडक रहती है, क्योंकि जब हमारे शरीर से पसीना बनता है तो पसीने में जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के जरिए अंदर की जो शरीर की ऊष्मा है उसको खींच लिया जाता है, इसके कारण शरीर में ठंडक बनी रहती है। तो ये सब वाष्पीकरण होता है। अब इसमें थोड़ा सा तापमान का टॉपिक भी आता है इस लेसन में। तापमान या तापमान का पैमाना, ताप पैमाना। तो ताप पैमाने के अंतर्गत जो तापमान होते हैं, 3 तरह के तापमान होते हैं। एक होता है केल्विन पैमाना, केल्विन। एक होता है सेल्सियस, और होता है फारेनहाइट। तो केल्विन को शॉर्टकट में कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। सेल्सियस को सी के ऊपर छोटा सा नोट लिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, ये डिग्री है या सी सेल्सियस। और फारेनहाइट को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 तरह के ताप पैमाने होते हैं। जैसे इनके बारे में आगे बात की जाए तो किस तरह होता है, जैसे केल्विन होता है, इसका बनता है K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री। यानी कि अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो इसके लिए जो भी तापमान है उसमें 273.15 को ऐड करना पड़ता है, तब जाके केल्विन बनता है। अगर हमें सेल्सियस बदलना है तो उल्टा करना पड़ेगा, सेल्सियस बदलना है तो केल्विन से 273.15 माइनस करना।
तो ये समझेंगे कि जब भी सवाल, क्योंकि ज़्यादातर फारेनहाइट का यूज कम ही होता है, सेल्सियस और केल्विन का होता है। अगर क्वेश्चन में आंसर में केल्विन में देना है, हमें सेल्सियस में पता है, उसी सेल्सियस में 273.15 जोड़ देंगे। अगर उत्तर हमें सेल्सियस में ही देना है, तो अगर केल्विन का पता है तो उसी में से 273.15 घटा देंगे। अब बात करते हैं फारेनहाइट। तो फारेनहाइट का जो होता है F-32 डिग्री बटे 9 बराबर सेल्सियस बटा 5, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला के आधार पे हम बदल सकते हैं। अब जैसे कि हमें फारेनहाइट को सेल्सियस बदलना है, तो किस प्रकार से बनेगा? ये बन जाएगा सेल्सियस इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट F-32 डिग्री और बाई कितना हो रहा है 9C, इधर से 5 से गुणा हुआ, C का इधर से गुणा हो रहा है, यानी कि 9/9। इस प्रकार से जाके बना, यानी कि अगर सेल्सियस को फारेनहाइट बदलना है तो इस प्रकार से बदलेंगे जब, तो ये ताप के पैमाने होंगे। तो इस प्रकार से इस लेसन में हमने ठोस मतलब जो पदार्थ, पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाओं के परिवर्तन और फिर कुछ तापमान, इन सब के बारे में पढ़ा है, और गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले अध्याय में हम शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ।